हिस्ट्री विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेफ्टी वॉल सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था। यह सेफ्टी वॉल का सिद्धांत में यह बताया गया कि जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ये हुम द्वारा, यह एक जो अंग्रेजी वायसराय था लॉर्ड डफरिन, उसके दिमाग की उपज थी, ऐसा इसमें बताया गया। और एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो यह सही था, क्योंकि यह अंग्रेजों का आक्रोश उस समय बहुत था। इसको कम करने के लिए यह एक स्थापना करने की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए इसकी स्थापना हो गई। तो दोस्त, आप लोग नोट्स बनाते चलिए और तैयारी मन से करिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। काफ़ी बच्चे मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग बैठेंगे एग्जाम में एक से एक, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कंपटीशन के दौर को देखते हुए कि आज क्या से क्या है, पहले कंपटीशन कैसा था, आज कैसा है, वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको खूब मेहनत करना है दोस्त। जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद इसको प्रश्न उत्तर क्वेश्चन से हल करिए, तो आपको पता लगेगा। आप इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, आप लोग पढ़ाई मन से करिए। अगर आप सही सीरियस में पीसीएस एवं आरओ की तैयारी करना चाहते हैं दोस्त, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा, जिससे हमारा कोर्स टाइम से भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कम पढ़ाएंगे, पूरा जीएस आपको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं उदारवादी चरण, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद इसमें बहुत सारे विवाद भी हुए थे। इसमें दो दल थे, एक नरमपंथी एक गर्मपंथी। तो आज हम आपको उदारवादी चरण देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था, उदारवादी जिसे हम नरमपंथी कहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 चरण में उदारवादियों ने बांटा कि प्रथम चरण 1885 से 1905 तक इसे उदारवादी चरण कहते हैं, या नरमपंथी विचारधारा है, क्योंकि यह उदारवादी चरण नरमपंथी विचारधारा है 1885 से 1905 ईस्वी तक। दूसरा चरण देखते हैं, उग्रवादी चरण है 1905 से 1919 ईस्वी तक। यह एक गर्मपंथी विचारधारा है दोस्तों, गर्मपंथी। उसके बाद तीसरा चरण आता है गांधीवादी चरण, जो 1919 से 1947 ईस्वी तक। अब उदारवादी में देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे, उदारवादी चरण। उदारवादी में जैसे नरमपंथी कौन कौन थे, नरमपंथियों का उद्देश्य क्या था, गर्मपंथियों का उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या था, गांधीवादी विचारकों का क्या उद्देश्य था। नरमपंथी याचना पत्र मांगते थे। याचना पत्र, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र, शिष्टमंडल, कोई सक्रिय जन आंदोलन नहीं करते थे। ये लोग बहुत शांत स्वभाव के थे। उसके बाद गर्मपंथी के लोग भारी जन आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे, हड़ताल करते थे, प्रदर्शन करते थे, जुलूस करते थे, लेकिन हिंसक नहीं, अहिंसक करते थे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं। क्रांतिकारी लोग हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, बहिष्कार, उग्र, हिंसात्मक, आगजनी, बमबारी, हथियार, हत्या आदि तरह के ये लोग आंदोलन करते थे, क्रांतिकारी लोग। उसके बाद जब गांधीवादी आई तो सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर आधारित है पूरी गांधीवाद। उसके बाद आइए देखते हैं प्रथम चरण में जो उदारवादी चरण है, 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक इसे नरमपंथी विचारधारा कहते हैं। उदारवादी चरण का विश्वास है, क्या विश्वास है, कि सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे ये लोग, तथा अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीय का विकास का विश्वास रखते थे। ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्त दर्शाते थे। अपने ज्ञापन प्रार्थना पत्र में सरकार की प्रशंसा भी करते थे।
उदारवादी लोग सरकार का खुले शब्दों में विरोध कभी नहीं करते थे। ये सरकार का एक तरह से समर्थन भी करते थे। इसके बाद देखते हैं कार्यप्रणाली इनकी क्या रहती है। उदारवादियों की जो कार्यप्रणाली है इस पे चर्चा करते हैं। जो याचना करते थे, कार्यप्रणाली में याचना करते थे प्रार्थना पत्र के माध्यम से। ये लोग प्रार्थना पत्र के माध्यम से याचना करते थे। वर्ष में एक कांग्रेस का अधिवेशन जरूर करते थे। अधिवेशन में प्रस्ताव पास करते थे। स्मरण पत्र जारी करते थे। समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग इनका रखना, ऐसा स्मरण पत्र ये लोग जारी करते थे। और समस्या के प्रति जनमत तैयार करते थे और संवैधानिक तौर तरीके से जनमत तैयार करते थे। मांगे नहीं माने जाने पर, यदि कोई मांग रखते हैं, यदि उस पर अंग्रेज विचार नहीं करती है, उस मांग को नहीं मानती है, तो कोई सक्रिय जन आंदोलन भी नहीं करते थे। विदेशों में जनमत के लिए संस्थाएं स्थापित की गई थी। इस प्रकार आगे देखते हैं कि इनकी जो राजनीतिक मांगे हैं क्या थी। ये तो विश्वास था। राजनीतिक मांगे इनकी कुछ हैं, जैसे उदारवादी की जो राजनीतिक मांगे हैं, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, ऐसा भी इन लोगों ने मान्यता रखी थी अंग्रेजी सत्ता के सामने कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। इनकी राजनीतिक मांग है। उसके बाद विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग भी ये करते थे। उदारवादी लोग जो नरमपंथी विचारधारा से हैं, अंग्रेजों की तरह शस्त्र धारण करने का भी अधिकार इनके पास था। तो उदारवादी के राजनीतिक इनकी मांग थी और इनकी कुछ आर्थिक मांगे भी थीं, जो आइए देखते हैं। कृषि कर में सुधार किया जाए, ऐसी ये मांग रखते थे। कृषकों के लिए बैंक की मांग, सैन्य व्यय कम किया जाए, धन का निष्कासन समाप्त हो, नमक कर समाप्त किया जाए, औद्योगिक विकास एवं नए उद्योगों का संरक्षण किया जाए। इस प्रकार इनकी आर्थिक कुछ मांगे रहती थी। तथा अब मांग के बाद इनको देखते हैं, इनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, ये इनको मिली हैं। उपलब्धियों पे प्रकाश डालते हैं। 1886 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद इनके प्रयासों से ही 1886 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1896 ईस्वी में आते आते आर्थिक समीक्षा हेतु एक आयोग गठित होता है, जिसे बैलबी आयोग कहते हैं। भारी जनमत तैयार किया गया, इनकी भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच लाने में सफल रहे ये लोग, इनकी भी एक उपलब्धि है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। समाचार पत्र के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद, एकता को फैलाया आदि इन्होंने कार्य किया। दादा भाई नौरोजी लोगों तक धन का बहिर्गमन सिद्धांत पहुंचाने में इन्होंने सफल प्रयास किया, सफल भी रहे। आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग का काल कहा जाता है। इनकी ऐसी उपलब्धियां थी। अब देखते हैं दोस्त, भारत के प्रति लोगों का जो विचारधारा है लोगों की, वो कैसी रही। कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का आरोप, तिलक ने कहा था कि कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का आरोप लगाया था तिलक ने। यह जो कांग्रेस है राजनीतिक भिक्षावृत्ति करती है। 20 वर्षों में कांग्रेस के कार्यों में हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिले हैं, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस के प्रति इन्होंने ऐसा विचार दिया लाला लाजपत राय ने कि 20 वर्ष में कांग्रेस ने ऐसा कार्य किया कि हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिले। और तिलक ने कहा कांग्रेस को
कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का कार्य कर रही हो, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया। इसके बाद और भी इनकी विचारधारा है कुछ लोगों की इसके प्रति कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा। और कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। लाला लाजपत राय के द्वारा यह भी कहा गया। तथा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा जो कांग्रेस के लोग हैं पदों के भूखे हैं। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज के शिशु के रूप में है। रजनी पाम दत्त का यह कथन है कि जो कांग्रेस की स्थापना है अंग्रेज के शिशु के रूप में है। रजनी पाम दत्त का यह कथन है। और वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक का यह विचार है। जो वर्ष में एक बार अधिवेशन होता था, यानी वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा। कांग्रेस को याचना संस्था कहा गया कि जो कांग्रेस है भीख मांगती है, याचना करती है। यह बिपिन चंद्र पाल के द्वारा इसको कहा गया। एक थे अखिल कुमार, इन्होंने कहा कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा। क्या तो 3 दिन का तमाशा है, इसे दिखावा तमाशा कहा। अब कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है? प्रारंभ में 1885 से 1887 तक सरकार कांग्रेस के प्रति तटस्थ रही। इनके ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इनकी बढ़ती स्थिति को देख करके तो रुचि लाने ही पड़ेगी। प्रथम अधिवेशन में सरकारी अधिकारी शामिल थे, सभी शामिल हैं। और द्वितीय जब कलकत्ता में होता है अधिवेशन, इस अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों का स्वागत किया और ग्रीन गार्डन पार्टी दी। तृतीय अधिवेशन में जो मद्रास में हुआ था, इसमें गवर्नर ने सदस्यों का भी अच्छी से स्वागत किया। और देखते हैं 1887 में, 1887 के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ता चला गया, क्योंकि उसमें काफी लोग बढ़ते चले गए। डफरिन कहता है कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन उनको क्या पता, जनाधार होता चला गया, बढ़ता चला गया। 1890 में से सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस अधिवेशन में जाने से रोका गया कि आप अब 1890 के बाद इन्हें कांग्रेस के जो अधिकारी हैं इनको, सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस अधिवेशन में ना जाए, ऐसा रोका गया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जब आया, लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस गंदी चीज है और देशद्रोही पार्टी है। ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो कांग्रेस है एक गंदी पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है, ऐसा कहा। कांग्रेस अब मरने वाली है, मैं शांतिपूर्वक समाप्ति में मदद करूंगा, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस के प्रति सरकार का समर्थन सर सैयद अहमद खां की पार्टी की तरह बढ़ गया। जो सरकार का समर्थन था, सर सैयद खां की पार्टी थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी तरह बढ़ गया। उसके बाद नरमपंथी जो विचारधारा है, इनके कुछ नेता के बारे में देखते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, एओ ह्यूम, दिन सावाचा आदि नरमपंथी विचारधारा के नेता हैं दोस्तों। इसके बाद देखा दोस्तों हम नरमपंथी विचारधारा कैसी थी, तो अगली वीडियो हम उग्रवादी यानी गर्मपंथी विचारधारा देखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और अगली बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।